बलूचिस्तान की कुल आबादी 15-16 करोड़ के करीब, उसमें से ये जो दहशतगर्द हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तादाद 1000 से मैक्सिमम 1500, तो ये 0.01% बनता है। मगर क्योंकि ये कार्रवाई करते हैं दहशतगर्दी की तो ये मीडिया में आ जाते हैं। वहाँ पे जो सरदार हैं वो कुछ नहीं होने देते। इसमें काफी हद तक हकीकत है, सरदार चेंज नहीं होने देते तो हुकूमत क्यों उनके हाथों में खेलती है। बट आफ्टर हैविंग सर्व्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इन बलूचिस्तान, मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत भी किसी हद तक सरदारों के हाथों में खेली। उस वक्त भी कोलू और डेरा बुगती आपस में दोनों जिलों में सड़क नहीं बनने दी, आज भी नहीं बनी। सर, बलूचिस्तान के मसले को आपके ख्याल में नहीं कि एक आलमी मसला बनाया जा रहा है? आलमी मसला तो बनाना वो चाहता है इसको, जैसे इंडिया बनाना चाहता है, और इंडिया का इजराइल से गठजोड़। पॉलिटिकल लीडर्स की कमजोरी है ये, हमारे उनके इंस्टीट्यूशन की कमजोरी, सरदारों के थ्रू वहाँ पे काम करने की कोशिश। बलूचिस्तान के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि वहाँ अनरेस्ट है, मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें फॉरेन सपोर्ट मिल रही है। आप उनकी फॉरेन सपोर्ट आज काट दें, आज वो मतलब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि शवाहिद तो हम सबके सामने है। ईरान की जंग हुई तो आपने देखा कि रॉ के लोग पकड़े गए, तो ये बड़ा मजबूत गठजोड़ है जिसमें इनको फुली इजराइल सपोर्ट करता है। प्रो इजरायली थिंक टैंक जिसे मेमरी की जानिब से बलूचिस्तान स्टडीज जैसे मंसूबे, ये वाशिंगटन बेस्ड है। इजराइल का जो परसेप्शन है या व्यू पॉइंट वो प्रमोट करते हैं और ये एंटी मुस्लिम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आयशा रेहान। बलूचिस्तान पल्स के खसूसी पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, अनारकी और जिसकी वजह से सूबे का अमन व अमान जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर जनरल तारिक रशीद खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बलूचिस्तान पल्स को टाइम देने के। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मैं व्यूवर्स को बताती चलूं कि आज हमने इनको यहाँ मदऊ क्यों किया, क्योंकि ये एक इस टाइम पे इन्होंने वहाँ सर्व किया है जब एक सोजिश का दौर था और गैर मुल्की मुदाखलत के शवाहिद भी आपके दौर की तैनाती के वक्त जो है ज़मीनी हकाइक भी थे, और आज के हालात में इनका मवाजना हम सर कैसे कर सकते हैं? देखिए, जब मैं वहाँ पोस्ट हुआ 2007 में, तो 2006 में नवाब अकबर बुख्ती साहब का जो थे वो मारे गए थे, और फिर मैं 2007 में यहीं पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर था। तो मैं जब जनरल बना तो जनरल मुशर्रफ के साथ मैंने सर्विस की हुई थी, तो मुझे उन्होंने फिर कहा कि वी नीड यू इन बलूचिस्तान, और फिर मैं बलूचिस्तान में पोस्ट हुआ। और मैं वहाँ पे ऑपरेशनल जब कमांडर था तो पूरा अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर, जिसमें कोलू भी शामिल था, जहाँ पे नवाब खैर बख्श मरी साहब का जहाँ पे मरी कबाइल रहता है, और उसके साथ ही डेरा बुगती है, तो ये तमाम इलाके मेरे ऑपरेशनल कमांड में थे। तो उस वक्त हालात थोड़े काफ़ी चैलेंजिंग थे, क्योंकि बुगती साहब मारे गए थे और वो काफ़ी एक इमोशनल सी स्टेट थी बलूचिस्तान में कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें मार दी है, जबकि ऐसी हकीकत नहीं थी। वो तो एक गार में बैठे हुए थे और उनसे वहाँ पे जो लोग ऑपरेशनल कमांडर वगैरह बातचीत कर रहे थे, और उस बातचीत के दौरान वहाँ पे जो था वो जो गार थी वो गिर गई और उसमें उनकी भी वो मारे गए, और साथ दो जो फौजी कमांडर थे जो बातचीत कर रहे थे उनसे, वो काफ़ी सारे थे, 8-10 थे, उनकी भी उसमें बेचारों की वो शहादत हो गई। तो उस वक्त जो थे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब मैं बलूचिस्तान पहुँचा तो मुझे बताया गया कि आप एयरपोर्ट पे ठहरें, क्योंकि जो रास्ता जा रहा है कैंट में, वहाँ रास्ते में फायरिंग हो रही है। तो इस तरह से वहाँ हालात चैलेंजिंग हालात थे। सर, और कैंट के ऊपर वो रॉकेट फायर करते थे, जी मुख्तलिफ थे मिसाइल वगैरह या रॉकेट जो थे ना, और इतने एक्यूरेट नहीं होते थे, लेकिन साथ के कोई मुर्दार वगैरह से और चिल्टन रेंज से वो फायर कर देते थे, और कई आके कैंट में गिरते थे। बट अब हालात बहुत बेहतर हैं। अब तो बलूची जो है, बलूचिस्तान के ज़्यादातर जवान जो हैं वो मेन धारे में आ चुके हैं। अब जैसे आपको पता है कि बलूचिस्तान की कुल आबादी जो है वो कोई 15-16 करोड़ के करीब है, और उसमें से ये जो दहशतगर्द हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तादाद 1000 से मैक्सिमम 1500 है। तो अगर 15-16 करोड़ को आप निकालें, 1500 मैक्सिमम भी ले लें स्ट्रेंथ, तो ये 0.01% बनता है कि 100 का ये 1% भी नहीं है, 100 का 100वां हिस्सा है। मगर क्योंकि ये कार्रवाई करते हैं दहशतगर्दी की तो ये मीडिया में आ जाते हैं। और बलूचिस्तान में आप देखें उनकी इलेक्टेड असेंबली है। इवन नवाब अकबर बुख्ती साहब वहाँ के गवर्नर रहे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, नवाब खैर बख्श मरी उसका प्रोविंशियल असेंबली का हिस्सा रहे। तो जितने भी नवाब में एक वक्त में आप देखें, या तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, या मिनिस्टर रहे हैं, या गवर्नर रहे हैं। तो ये एक ऐसी है ना, उस परसेप्शन क्रिएट की गई है। हालात ऐसे नहीं हैं, जैसे मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बताया कि ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ 0.01% से भी कम है। तो सर, एक ये भी इल्मिया है कि वहाँ पे जो सरदार हैं वो कुछ नहीं होने देते और माहौल को चेंज नहीं होने देते, तो क्या ये हकीकत है? इसमें काफ़ी हद तक हकीकत है। देखिए, अगर सरदार चेंज नहीं होने देते तो हुकूमत क्यों उनके हाथों में खेलती है।
हम 1947 में आज़ाद हुए और उस वक्त जो था बलूचिस्तान, जैसे आपको पता है, एक तो उसका पोर्शन था ब्रिटिश बलूचिस्तान, जिसमें कोयटा का इलाका था, ज़ोब का था, लोरालाई का था, पशीन का था सारा, और नसीराबाद का था, और बाकी 4 जो प्रिंसली स्टेट थी जिसमें मीन कलात थी, लसबेला था, और मकरान और खरान। तो ये तो फिर मार्च 1948 में जब जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट थी पूरे इसमें सब कॉन्टिनेंट में, या उन्होंने इंडिया का हिस्सा बनना था पाकिस्तान का, तो वो खुद उन्हें चॉइस दे के नवाब ऑफ कलात ने पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए। तो अब देखें 1947 से हम 2025 की बात कर रहे हैं, 77-78 ईयर्स हो गए हैं, पाकिस्तान काफ़ी आगे आ चुका है। बट आफ्टर हैविंग सर्व्ड फॉर ए एक्सटेंडेड पीरियड इन बलूचिस्तान, मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत भी किसी हद तक सरदारों के हाथों में खेली है। वो आप देखें आज भी, और जब मैं वहाँ था 2007 से 2011, उस वक्त भी कोलू और डेरा बुगती जो हमसाया जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और इन दोनों सरदारों ने आपस में इनकी रोड नहीं बनने दी। हालांकि इनकी दोस्ती थी, और जब नवाब अकबर बुगती का जो मारे गए तो वो कोलू के इलाके में थे, मरियों के इलाके में थे, पहाड़ों में, लेकिन दोनों सरदारों ने, दोनों ट्राइब्स ने आपस में दोनों ज़िलों में सड़क नहीं बनने दी, आज भी नहीं बनी, अभी तक ऐसा ही है। अभी तक ऐसा ही है। तो ये क्यों है? तो आप जैसे पता है कि 44% ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान है, उसके 8 डिवीजन्स हैं, 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये 37 डिस्ट्रिक्ट, कई इसमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मैंने मिसाल आपको दी डेरा बुगती की और कोल्लू की, आज भी इनमें सड़क नहीं बनने दी। तो हुकूमत अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती, वहाँ इंडस्ट्री लगाती, वहाँ की जो माइन एंड मिनरल और रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, उनको एक्सप्लोर करती, उनको नौकरियाँ देती, वहाँ पब्लिक सर्विस वहाँ पहुँचाई जाती, हॉस्पिटल होते, स्कूल खोले जाते होते, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वहाँ होती। जब वहाँ का एक आम शख्स देखता है कि यहाँ ना पुलिस है, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ना वहाँ हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छे स्कूल हैं, ना कोई पब्लिक सर्विस है, और नवाब का कंट्रोल है, और वैसे भी हमने बी एरियाज बना दिए हैं। देखिए, जब आप बी एरियाज बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है कि नवाब के पास लेवीज हैं और उसके थ्रू वो कंट्रोल करता है। हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती? तो इसमें किसी हद तक हुकूमत की भी जिम्मेदारी आती है। बट हमने सफ़र तय कर लिया है। अब हर आने जाने वाले दिन के साथ देखें बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है। अमेरिका ने भी कहा है कि हम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिको के अंदर। चाइना वगैरह, तो बाकी जो चिली की कंपनी है कैनर, वो तो कर रही है। अब उसमें इतने ज़्यादा पोटेंशियल है। देखिए, सोना है, चांदी है, तांबा है, कोयला है, जिप्सम है, ग्रेनाइट है, मार्बल है। आपको नाम लें धात का, वो बलूचिस्तान में मिलती है। और जैसे हमारे माइन एंड मिनरल में हमारे उसमें बताया गया कि 68% ऑफ पाकिस्तान जो है वो मादनियात से माला माल है। बिल्कुल ऐसे। तो बलूचिस्तान तो ऑलमोस्ट 80-100% है। चप्पे चप्पे पे वहाँ मादनियात हैं। मैंने खुद ऐसी जगह कोलू डिस्ट्रिक्ट में देखी कि जहाँ पे अगर आप माचिस ज़मीन पर लगाएं तो हल्का हल्का धुआं निकलता है। इतनी शैलो वहाँ ऑयल एंड गैस है। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि जो इतना वहाँ पोटेंशियल है कि मिडल ईस्ट या ईरान में जो ऑयल है शायद उससे ज़्यादा हो, उससे कम नहीं है। सिर्फ हमने उसको रिसोर्स को इस्तेमाल करना है। और अगर आप बलूचिस्तान को फुली डेवलप कर लें तो हमें किसी IMF की, किसी वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ बलूचिस्तान का जो नौजवान है, जैसे अभी आपने बोला कि स्कूल्स का प्रॉब्लम है, वहाँ पे सेहत के इश्यूज़ हैं, और चूँकि हकूक़ की जंग है बेसिकली, तो वहाँ का जो नौजवान है वो परेशान है। और नौजवान जो है वो जब देखता है कि वो बेरोज़गारी की तरफ जा रहा है तो उसको अपना घर पालना है, हर चीज़ करनी है, उसके लिए वो इस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन करता है, BYC, BLA। तो नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, वह हकूक़ की जंग नहीं है। अच्छा, वहाँ पे इंसर्जेंसी को हवा दी गई है। जब पाकिस्तान आज़ाद भी हुआ देखें तो हमें पता था कि ये वाइस सूबा है जिसके बॉर्डर अफ़गानिस्तान से भी लगते हैं, जिसके बॉर्डर ईरान से भी लगते हैं, जिसके बाद 900 किलोमीटर से ज़्यादा कोस्टल बेल्ट है, और ये पाकिस्तान का वाइस सूबा है जिसके जो सरहदें या बॉर्डर है एरिया, वो पाकिस्तान के तीनों सूबों से मिलते हैं। KPK से भी मिलता है बॉर्डर, पंजाब से भी मिलता है, और सिंध से भी मिलता है। कोई पाकिस्तान का ऐसा सूबा नहीं है कि जिसके बॉर्डर बाकी 3 सूबों से मिलते हों जी। और फिर मादनियात से माला माल है। ऐसे ही मैंने नक्शे देखे हैं, ब्रिटिश जब इंडिया था, ब्रिटिश ने बनाए हुए थे, और वो एरिया जैसे तदड़ी का एक इलाका था, वो आज भी वो जो है अनएक्सप्लोर्ड है, वहाँ पर उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। और फिर रिसेंटली आपने देखी होगी किताब एक आई है मुज़ामत से मुफाहमत तक, वो जो मीर हज़ार खान मरी ने लिखी है, जो कि मिलिट्री कमांडर था और नवाब खैर मरी के साथ वो एग्ज़ाइल में चला गया, सेल्फ एग्ज़ाइल में, और रशिया चले गए। पहले जैसे USSR कहते तो वहाँ रहे, वहाँ 25-30 साल रहे, अफ़गानिस्तान आ गए, इंडिया आते जाते रहे। बट उन्होंने फिर ये रियलाइज़ किया कि हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान से ही जुड़ा हुआ है।
फिर आके उन्होंने हथियार डाले और मेन धारे में शामिल हो गए, और गवर्नमेंट ने जैसे था उनको जो इंसेंटिव दिए। और आज मीर हज़ार खान मरी, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जो एक बड़े मिलिट्री कमांडर थे उसमें थे, और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो फाइट भी करते रहे। अब आज उनका जो पोता है वो पाकिस्तान आर्मी में मेजर है। तो आर्मी ने बहुत ज़्यादा जॉब्स उनको दी हैं। उनके काफ़ी सारे ऑफिसर्स हैं। पिछले दिनों पासिंग आउट परेड हुई तो वहाँ जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जिस बच्चे ने लिया, कैडेट ने, वो सुई कैडेट कॉलेज का पढ़ा हुआ था, वो बलोची था। तो बलोचिस्तान के देखें यूथ तो आजकल इंटरनेशनल लेवल पे बॉक्सिंग में, कराटे में, जूडो में बड़े नाम ले रही है। ठीक है, वो मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अगर पूरे बलोचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी देखें, 80-90% तो बलोची है। उनके असिस्टेंट कमिश्नर, उनके डिप्टी कमिश्नर, उनके कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, सारे वो मतलब खुद बलोची हैं। सरफराज बुख्ती साहब खुद बुख्ती कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हकूक़ की जंग नहीं है, ये हमारे जो दुश्मन हैं वो जैसे अजीत दोवल साहब हैं इंडिया के, देखिए आपको पता ही है कि उसकी डॉक्ट्रिन की बात भी की जाती है। वो हाइब्रिड वॉर में और कोविड ऑपरेशन के ज़रिए, और आज जैसे बयान एक आया है उधर उसका अफ़गानिस्तान के पिछले डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस का, जनरल सादात मेरा नाम उनका है, तो वो ये मान रहे हैं, मीडिया पर आके मान रहे हैं कि यहाँ पे रॉ के कैंप्स हैं जिसमें वो लोगों को पैसे दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिसे हम फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान कहते हैं, वहाँ दहशतगर्द कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल नाकाबिले तरजीह सबूत हमारे पास हैं कि इंडिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व है और इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान को वो कमज़ोर करना चाहता है। तो सर इनकी कितनी जो है मदद और कितनी मुनज़्ज़म और मरबूत है इनकी मदद इसमें, क्योंकि शवाहिद तो हम सबके सामने हैं, तो आपके ख्याल में कि किस कदर जो है इनका काफ़ी देखिए इनका जो गठजोड़ है ना, गठजोड़ ये हनूद और यहूद का है कि हनूद जो है हिंदू और यहूद इजराइली, जिसमें नेतन्याहू है और इधर मोदी है। जैसे आपको पता है ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब जैसे ईरान की जंग हुई तो आपने देखा कि रॉ के लोग पकड़े गए। वैसे तो वहाँ बिजनेसमैन के तौर पे आए हुए थे, ट्रेडर्स बने हुए थे और इंजीनियर्स बने हुए थे, और उसमें शॉप्स खोल रखी थी ज्वेलरी की। तो और बीच में से इजराइल को सारी इंटेलिजेंस दे रहे थे। इसलिए इजराइल ने देखें चुन चुन के इनके ईरानियन कमांडर को मारा, मिलिट्री को, और अब पता चला कि ये सारे रॉ उनको प्रोवाइड कर रहा था। और कुलभूषण जाधव जो पकड़ा गया, इंडिया का सर्विंग जो है नेवल जो ऑफिसर था, वो ईरान से ही गुजर के और पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में आया था। तो ये बड़ा मजबूत ये गठजोड़ है जिसमें इनको फुली इजराइल सपोर्ट करता है। एक इनकी पूरी तरीके से फाइनेंशियल जो है सपोर्ट हो रही है। अगर हम किसी तरीके से इनकी जो इनको इमदाद मिलती है फाइनेंशियल सपोर्ट, उसको काट दें तो काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाएगी। और दूसरे जो उनके फैसिलिटेटर वहाँ बैठे हुए हैं, देखिए वहाँ गाड़ियों में अगर किसी तरफ आते हैं, जैसे मुस्तंग में हुआ, गाड़ियों में आए, बैंक को आग लगा दी, भाई गाड़ियों में आए, कहीं से पेट्रोल भराया होगा, कहाँ चले गए, कार्रवाई के बाद किधर गए। तो जो लोग इन्हें पनाहें देते हैं, इन्हें फैसिलिटेट करते हैं, इन्हें इनसे हमदर्दी रखते हैं, उसके खिलाफ भी हमें कानून साजी करनी चाहिए। तो जो इन दहशत गर्दों को सजाएं मिलती हैं वो इनको मिलनी चाहिए। तो अगर एक होलसम तरीके से हम इसको अप्रोच करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और वहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हों, वहाँ इंडस्ट्रियल जोन लगाए जाएँ, पब्लिक सर्विस वहाँ प्रोवाइड की जाए, और ख़ास तौर पे जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जैसे मैंने टोटल बताया आपको 1000-1500, इनको जॉब आप दे दें तो ये खुद वहाँ नहीं जाएंगे। इनको अपना मुस्तकिल पाकिस्तान से अंदर, वहाँ किस लिए जा रहे हैं? इसलिए कि यहाँ पैसे नहीं, बेरोजगारी है, वो आप उनकी ख़त्म कर दें, एड्रेस कर दें और बलूचिस्तान को डेवलप करें प्रायोरिटी के ऊपर। जैसे हमारे शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, देखें बहुत एक एक्टिव इंसान है। तो अगर महीने में ये हफ्ता 10 दिन वहाँ अपना कैंप ऑफिस बना लें और वहाँ बैठ के हुकूमत करें, तो आप देखें दिनों में बलूचिस्तान के हालात चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर इतलात के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं बलूचिस्तान की शनाख्त के साथ चला रहे हैं। मतलब कोई भी लेडीज़ का भी नाम है, आगे बलूच लगाया हुआ है, वो सिर्फ एक ये कि ये एक ऐसा वो तासुर दिया जा रहा है कि ये बलूची का अकाउंट है, और पीछे से हैंडलर्स कौन है तो ये सबको पता है। तो सर ये जो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, इस किस्म की डिजिटल मुदाखलत और मालूमाती जंग का मुकाबला करने में किस हद तक मौसर हैं? आई थिंक काफ़ी मुकाबला तो कर रहे हैं। जैसे आप उनके बारे में ले रहे हैं कि ये हैंडलर्स हैं, ये फेक अकाउंट्स हैं, आपको भी पता है, पता चल जाता है, मुझे भी पता है ना, पता चल जाता है। तो जब पता चल जाए और अगर हम किसी को पकड़ सकें, अगर बाहर के मुल्क भी बैठे हुए हैं तो बाज़ मुल्कों के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनके जो इस वक्त हैं हरब्यार मरी, वो यूके में बैठे हुए हैं,
और उनके भाई जो है मेरे ख्याल मेहरान है मरी नाम उनका, वो स्विट्ज़रलैंड में है। तो जो बैठे बरामदाद मुफ्ती जो हैं वो भी कभी स्विट्ज़रलैंड में रिपोर्ट होते हैं, कभी यूके में, कभी अफगानिस्तान में। तो जिन मुल्कों से हमारी इस किस्म के बायलैटरल रिलेशन है कि एक दूसरे के जो मुजरिम हैं उनको वापस आपको उस मुल्क में भेजना होता है, तो हमारा ये काम है कि जैसे इस किस्म के जो अकाउंट्स उनको आइडेंटिफाई करें, उनको कोर्ट में मुकदमे चलाएँ और कोर्ट से सज़ाएँ दिलाएँ। जब कोर्ट से सज़ाएँ हो जाती हैं तो फिर इस मुआहदे के तहत उनको पाकिस्तान में बुलाया जाए और ला के उनको कन्विट किया जाए। तो हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बट इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। सर ये बताइएगा कि हालिया अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में टीटीपी, दाइश और बीएलए के मजीद ब्रिगेडियर के माबैन अफ़गानिस्तान में गठजोड़ की निशानदेही की गई है। क्या ये इत्तेहाद पाकिस्तान की कौमती सलामती के लिए एक नया ख़तरा है? देखिए, ये तो पहले से गठजोड़ चल रहा है। जी सर, हम तो पहले से कह रहे हैं कि वहाँ पे टीटीपी वाले बैठे हुए हैं, जैसे फितनल ख़वारिज कहते हैं, फितनल हिंदुस्तान कहते हैं, वहाँ पे हैं। फिर जो इस वक्त अफ़गानिस्तान की हुकूमत जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें जिनका आपने नाम लिया वो वहाँ मौजूद हैं। और जैसे आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की एक ट्राइबल सोसाइटी है, कभी भी अफ़गानिस्तान में एक सेंट्रल स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं रही। तो सेंट्रल स्ट्रॉन्ग हुकूमत जो है इस वक्त तालिबान जो बैठे हुए हैं उनका एक अपना नज़रिया है, कंधारी ग्रुप का अपना नज़रिया है, साउथ में बैठे ईरान के पास उनका अपना नज़रिया है, नॉर्थ में भी जो बैठे हुए हैं पंशेरी ग्रुप उनका एक अपना नज़रिया है। तो अफ़गानिस्तान में कोई सेंट्रलाइज कोई स्ट्रॉन्ग हुकूमत नहीं है। एक तो उनको कैपेसिटी का इशू है और दूसरा फिर उनके साथ क्योंकि वो लड़ते रहे पहले फॉरेन फोर्सेस के ख़िलाफ़, तो इस तरीके से उनका वो फोर्सफुली उन्हें नहीं कह पा रहे थे। बट अब जैसे उनके अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब जो हैं और उनकी और हमारे जो हैं फॉरेन मिनिस्टर चंद महीने पहले जैसे आपको पता है चाइना में इनकी मुलाकात हुई और अफ़गानिस्तान ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि उसी पैक कैसा बनेगा। तो जब उनको इकोनॉमिक इसके बेनिफिट मिलेंगे तो आप देखेंगे खुद इनको वो रोकेंगे। और कुछ स्टेटमेंट्स आ भी गई हैं कि जो यहाँ से बैठ के पाकिस्तान में कार्रवाई करेगा वो उसके साथ हम नहीं खड़े हुए और हम उसको रोकेंगे और हम इसमें बिल्कुल किसी किस्म के उनके साथ शामिल नहीं हैं। तो ये मौजूद तो हैं। तो और जैसे इंडिया जो है देखें वो मतलब हमारे बगैर किसी सबूत के उन्होंने हमें स्ट्राइक कर दी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी जैसे किया ये जब पहलगाम का वाक़या हुआ। तो अगर ऐसे कैंप हैं अफ़गानिस्तानी वहाँ उसको नहीं हटाते तो हमें हटाने चाहिए। हमारे पास तरीके हैं उसके हटाने के, हमें उन्हें बताना चाहिए कि आप इन्हें बंद करें और अगर बंद नहीं करेंगे तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपके ख्याल में अफ़गान तालिबान इन ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई में संजीदा है या वो इस काबिल नहीं कि इन्हें कंट्रोल कर? दोनों चीज़ें हैं। अच्छा। जैसे मैंने कहा दोनों चीज़ें, एक तो कैपेसिटी का इशू है और दूसरा इतनी ज़्यादा उनमें कन्विक्शन नहीं थी। बट अब हम देख रहे हैं कि उनमें कन्विक्शन आ रही है जब से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान के साथ वो CPEC में शामिल होंगे। तो अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये उनके भी इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, दुनिया उनके खिलाफ जा रही है। अब जैसे रशिया ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, बाकी मुल्क भी हो सकता है ऐसा उन्हें एक्सेप्ट कर लें। तो अफ़गानिस्तान ऐसा अब देखेंगे मेन धारे में आएगा और ये वहाँ कैंप बैठे हुए हैं इनके लिए अफ़गानिस्तान की ज़मीन तंग हो जाएगी। जनरल साहब मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में प्रो इसराइली थिंक टैंक जिसे मेमरी की जानिब से बलूचिस्तान स्टडीज़ जैसे मंसूबे शुरू करना एक तालीमी काविश है या इसके पीछे कोई स्ट्रेटजिक मंसूबा भी है? देखिए, जैसे आपने थिंक टैंक का नाम लिया मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे आपको पता है कि ये वाशिंगटन बेस्ड है और इसको इजरायली जो है वो एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर, मेरा ख्याल उसका नाम है कारमोन, वो और एक और साथ एक्स जो था मुसाद का इंटेलिजेंस ऑपरेटर मिल के चला रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि जितनी भी मिडल ईस्ट में जो पब्लिकेशंस अरबी में छपती हैं, पर्शियन में छपती हैं या टर्किश में और पाकिस्तान में उर्दू में या इसमें जो है इसमें KPK की जो लैंग्वेज है उसमें पश्तो में जो इस तरह से जो छपती हैं इन सब की ट्रांसलेशन करते हैं। और बेसिकली ये है कि ये इज़राइल का जो परसेप्शन है या व्यू पॉइंट वो प्रमोट करते हैं और ये एंटी मुस्लिम है, एंटी मिडल ईस्ट है, इन पर बड़ा सख्त क्रिटिसिज्म होता है। तो वो तो इंडरमाइन करते रहते हैं। ऊपर से वो कहते हैं हम एक्सट्रीमिज्म के ख़िलाफ़ हैं, हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं, हम एंटी सेमिटिज़म उसके पे जो है वो उसको हम देखते हैं। बट इनका एक्चुअल एजेंडा ये है कि इज़राइल की जो इमेज है वो वेस्ट में प्रमोट की जाए और ये जो मिडल ईस्ट के अरब ममालिक हैं पाकिस्तान, इसमें एक्सट्रीमिज़म को या जो टेररिस्ट की कोई कार्रवाई होती है इन्हें उछाला जाए और वेस्ट के साथ इस तरह से पेश किया जाए कि यहाँ बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल जैसे इंसर्जेंसी है और अनरेस्ट है। तो ये एक बड़ा सेल्फ जो है सेंटर्ड और प्रो इजरायली थिंक टैंक है। तो सर बलूचिस्तान के मसले को आपके ख्याल में नहीं कि एक आलमी मसला बनाया जा रहा है?
देखिए आलमी मसला तो बनाना वो चाहता है इसको, जैसे इंडिया बनाना चाहता है, और इंडिया का इजराइल से गठजोड़ है। बिल्कुल। अब ये कहाँ से वो बन गया? देखें अब टोटल, जैसे मैंने आपको आबादी की मिसाल दी कि 15-16 करोड़ उसकी आबादी है टोटल, और आप उसको 15-16 करोड़ में से उसको कह रहा हूँ कि 150-60 मिलियन, 1.5 करोड़ के करीब उसकी आबादी है, और ये सारे 1000-1200 लोग हैं, ये मैक्सिमम 1500 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी माइनर मिलिटेंट कॉन्फ्रेंस में कहा, और ये अभी भाग रहे हैं, मतलब ये हिट एंड रन, हमला करते हैं या आपको कार्रवाई करते हैं और फिर भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो अगर हमने होलसमली इसको एड्रेस किया कि इनके जो सिंपैथाइज़र, बेटर फैसिलिटेटर हैं, उनको भी सजाएं दी, तो इनके लिए बलूचिस्तान की ज़मीन बिल्कुल तंग हो जाएगी। और बलूचिस्तान के यूथ को ये समझना होगा कि उनका मफाद पाकिस्तान के साथ है। हम अगर पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं और वहाँ इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं, स्मगलिंग को रूथलेसली ख़त्म करते हैं। देखिए ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं, ये स्मगलिंग के पैसे से, एक्सटॉर्शन से ये पैसा हासिल करते हैं, लोगों में खौफ और हरास फैलाते हैं। तो इस किस्म की कार्रवाइयों से हम कानून, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, अब देखें वहाँ KPK में और बलूचिस्तान में टेररिज्म की कार्रवाइयाँ वक्तन होती रहती हैं, लेकिन सबसे जो कम है एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स वो बलूचिस्तान में। टोटल 9 कोर्ट्स हैं, KPK में 13 है, 23 पंजाब में है, 32 सिंध में है, और पेंडिंग केसेस दर्जनों इनके पास पड़े हुए हैं, और बहुत ही कम कन्विक्शन रेट है। भाई अगर वहाँ कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनाएं, वहाँ पे उनको सजाएं दें, टाइम लाइन मुकर्रर करें कि कोई केस भी अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट में आता है तो 1 हफ्ते के अंदर उसमें सज़ा आपको देनी होगी, और अगले हफ्ते में उसको एग्जीक्यूट करें उसको, तभी इन चीज़ों पे आप काबू पा सकेंगे। तो एक परसेप्शन बना दी गई है, इसको हवा क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे अब हमारी हुकूमत और हमारी जो आर्म फोर्सेज एक पेज पे काम कर रही है, तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान और KPK जल्द इंशाल्लाह इसी साल अमन का गवारा बन जाएंगे इंशाल्लाह। सर, बलूचिस्तान में आपके दौरे तैनाती में कौन से इक़दामात मौसर साबित हुए और कौन से पहलू आज भी कमज़ोर हैं? देखें, मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। हम जब थे ना वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अनरेस्ट वगैरह था, क्योंकि मुफ्ती साहब का वफात पा गए थे, मारे गए थे। और तो फिर हमने ये किया कि जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, तो हमने जितने भी बलूचिस्तान के बच्चे थे उनको आइडेंटिफाई किया, उनके पेरेंट्स से बात की, और कोयटा कैंट में जितनी भी हमारे बैरिक्स में जगह खाली थी और वहाँ पे जगह थी, हमने इन बच्चों को ला के कैंट में बसाया, और इन बच्चों को जो आर्मी पब्लिक स्कूल थे, फेडरल एजुकेशन बोर्ड के तहत जो स्कूल थे, उनमें इनको दाखिला दिया, और ये बच्चे हज़ारों की तादाद में थे। अब वो बच्चे आजकल कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई आर्मी में अफसर बन चुका है, और ये सब कौमी धारे में आ चुके हैं। जैसे मैंने मीर हज़ार खान मरी के बात की कि उनका पोता, बेटे का बेटा वो मेजर बन चुका है। तो ऐसे हज़ारों लोग जो हैं बलूचिस्तान के मेन धारे में पाकिस्तान के आ चुके हैं, और बहुत कम लोग रह गए हैं। तो उन्हें हमें अप्रोच करने की ज़रूरत है। तो ऐसे इक़दाम बड़े वहाँ कामयाब हुए। पर जैसे मैंने आपसे कहा कि आज भी जब मैं वहाँ था, मुझे वहाँ 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो रोड इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट नहीं बनने थे। तो सर आपके ख्याल तो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड बनानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, और वहाँ टूरिज़्म को प्रमोट करें, वहाँ लोकल कल्चर को प्रमोट करें, और उन लोगों को जहाँ से भी कोई मादनियात वगैरह निकलती हैं, सबसे पहला हिस्सा उन लोगों को दें जहाँ से निकली है, और उन्हें मेन धारे में शामिल करें, और ताकि उन्हें एहसास हो कि यार हमारा फ़ायदा, हमारा जो आगे फ्यूचर है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो सर ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में सिर्फ फ़ौजी कार्रवाई काफ़ी है या साथ साथ अवामी हमदर्दी और समाजी तरक्की की हिकमत अमली भी ज़रूरी है? देखिए, फ़ौज तो देखिए वहाँ आती है जहाँ पे आपके बाकी इदारे नाकाम हो जाते हैं। अच्छा। फ़ौज आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करके देती है। जैसे मैंने कहा, फ़ौजी ऑपरेशन होता है, जैसे वहाँ शोरी है, तो आप उसको आके हालात को ठीक करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, फिर फ़ौज वापस आ जाती है। फ़ौज का होता है ना, क्लियर करती है एरिया को और उसको होल्ड कर लेती है, और जो बिल्ड करना होता है वहाँ पे चीज़ों को, उनको वहाँ पे तरक्की लाना, वहाँ इंडस्ट्री लगाना, वहाँ पब्लिक सर्विसेज पहुँचाना, जिसमें अस्पताल हैं, जिसमें स्कूल हैं, जिसमें पुलिस है, जहाँ पे तहसील कचहरी है, वहाँ उनको लाना, वो तो सिविल हुकूमत का काम हो जाता है, पॉलिटिकल लीडर्स का काम हो जाता है। तो ये वो हमेशा कमी रही है। बलूचिस्तान में कई दफ़ा अमन आ चुका है। सर मैं ये पूछना चाहती कि पॉलिटिकल लीडर्स की कमज़ोरी है ये? हमारे उनके इंस्टीट्यूशन की कमज़ोरी है। अच्छा। देखिए, हमारे इस तरह से कमज़ोरी है, जैसे पॉलिटिकल साइड पे मैं आपको, जैसे आपने भी कहा कि सरदारों के थ्रू वहाँ पे काम करने की कोशिश की। पूरे पाकिस्तान में आपने फाटा को भी एरियाज बना दिया, तो बलूचिस्तान में क्यों बी एरियाज रखे हुए? वहाँ उनको एरियाज बनाए। बलूचिस्तान में क्यों सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो शहर क्यों नहीं आपस में कनेक्टेड? उन्हें आप कनेक्ट करें। वहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं आप लगा रहे?
वहाँ इतनी ज़्यादा मादियात, रेयर अर्थ मेटल है कि अमेरिका जैसा मुल्क आके इन्वेस्ट करना चाहता है। आप खुद क्यों नहीं उसको एक्सप्लोर कर रहे? वहाँ आप टूरिज्म को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? वहाँ पे आप ऐसी अदालतों की क्यों नहीं लगा रहे कि हफ्तों में दिनों में फैसले हों और हफ्ते और दिनों में उनको सजाएं हों? तो ये सारा कुछ आपको करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है और बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। सर, आपके ख्याल में बलूचिस्तान के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि वहाँ अनरेस्ट है। अच्छा। हाँ, वहाँ कोई अनरेस्ट नहीं है। सिर्फ मैंने जैसे आपसे कहा कि 0.01% लोग हैं कि जिन्होंने ये कार्रवाई, मुट्ठी भर लोग हैं जिन्हें फ़ौरन सपोर्ट मिल रही है। आप उनकी फ़ौरन सपोर्ट आज काट दें, आज वो मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो बलूचिस्तान बिल्कुल कौमी धारे में शामिल है। बलूचिस्तान के कोई हकूक़ ज़ब्त नहीं किया, उनको नहीं हो रहे। वहाँ के जो लोग हैं वही हुकूमत कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी और सिविल सर्विस में से भी हैं। और जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान ऐसा सूबा है जो मादनियात से माला माल है और तीनों सूबों के साथ उसकी सरहदें लगती हैं। बिल्कुल ऐसे। वहाँ हमें आना जाना प्रमोट करना चाहिए, वहाँ पे हमें रूथलेस अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए और जो लोग हमें आइडेंटिफाई हों या इन्वॉल्व मिल जाएं कि जो मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलविस हैं या उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप देखें दिनों महीनों में बलूचिस्तान एक अमन का गुब्बारा बन जाएगा और वहाँ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी कि यहाँ से लोग वहाँ जाके रहना पसंद करेंगे। और सर, आखिर में ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान का मतलब है कि लैंड ऑफ प्योर, ये साफ़ और पाक लोगों की रहने की जगह है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। जैसे आप कहते हैं ना, व्यवस्था रशियर से उम्मीद बाहर रख। अब पाकिस्तान देखिए तरक्की की तरफ जा रहा है और हर दिन आने वाला दिन पहले से बेहतर है। और जैसे दूसरा एक मसला कहना चाहूँगा कि मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। तो आप अगर दरिया में शामिल रहेंगे तो आप सब कुछ हैं। अगर आप इससे निकलेंगे तो कोई आपको आइडेंटिफाई नहीं करेगा और आप रुसवा हो जाएंगे। तो बलूचिस्तान के यूथ को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अपना मुस्तकबिल जोड़ें। हुकूमत का काम है उनको एंगेज करे, उन्हें एम्पावर करे, उन्हें जॉब्स दें, उनको बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट करें। और आप देखेंगे कि हम जितनी हमारी इकाइयाँ हैं, अब देखिए चाइना में आप देखें शिंगकियांग प्रोविंस में वहाँ कितनी ज़्यादा अनरेस्ट थी, अब वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। तो हमें छोटे सूबे बनाने चाहिए और हुकूमत का काम है कि यूनिफॉर्म डेवलपमेंट करे। कोयटे को कराची से मुख्तलिफ नहीं लगना चाहिए, कराची को इस्लामाबाद से मुख्तलिफ नहीं लगना चाहिए, इस्लामाबाद को पेशावर से मुख्तलिफ नहीं लगना चाहिए। हमें यूनिफॉर्म डेवलपमेंट करें, हमें अपना जुडिशल सिस्टम बेहतर करना चाहिए कि जब लोग अदालतों में जाएँ तो उन्हें वह इंसाफ मिले और यूनिफॉर्म रूल ऑफ लॉ रखें, यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो आप देखें कैसे पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, कैसे बलूचिस्तान तरक्की नहीं करता। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मुस्तक़बिल बड़ा ताबनाक है और हम इंशाल्लाह जल्द वो मकाम हासिल कर लेंगे जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल ने देखा था। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। बलूचिस्तान की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बलूचिस्तान पल्स।